ओके, गुड इवनिंग। तो स्टार्ट करते हैं। तो जिनके जो भी डाउट्स हैं ग्रुप में एक करके डिस्कस करते हैं। तो एक था यहाँ जो मैंने लिंक भेजा उसके बाद का देखता हूँ, है ना। तो ये क्या है कि x इज अ पॉजिटिव रैंडम वेरिएबल हैविंग pdf स्मॉल f, और कह रहा है कि fx लेस देन इक्वल टू c है। ओके, तो and then for any a belong more than 0 probability x more than a more than equal to k है। तो k क्या होगा, क्या है भाई कि x more than equal to 0 है, पॉजिटिव रैंडम वेरिएबल है, चलो more than 0 कर दो, एंड जो आपका fx है वो लेस देन इक्वल टू c है। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं, लेकिन इसका सपोर्ट क्या है, सपोर्ट तो पता नहीं है, लेकिन ये बोल रहा है साथ में कि प्रोबेबिलिटी x मोर देन a मोर देन इक्वल टू k है। तो k क्या होगा, तो इसको अगर हम ब्रेक करें तो 1 माइनस सी डी एफ ऑफ एक्स एट ए हो जाएगा। इसको अगर ब्रेक करेंगे तो दिस इज मोर देन इक्वल टू k। तो और यहां से अगर हम सपोर्ट कुछ अज्यूम करें, है ना, क्योंकि इसको अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो ये फाइनाइट होने चाहिए। अच्छा, लेस देन इक्वल टू c है, तो मुझे तो ये पता है कि यहां से अगर इसका टोटल इंटीग्रेशन होगा सपोर्ट पे, तो लेफ्ट साइड का इंटीग्रेशन तो 1 हो जाएगा, और ये c का क्या होगा, तो ये कहना चाह रहा है कि तो k की वैल्यू क्या होगी। तो जैसे यहां से अगर तुम देखो सी डी एफ ऑफ ए, अगर थोड़ा और मैं इसको प्रोसीड करूं तो ये इधर आएगा, सो लेस देन इक्वल टू 1 माइनस के। तो ये तो सी डी एफ आ गया ए पॉइंट पे, तो यहां से ये है, लेकिन मुझे के के बारे में सोचना था। के तो यहाँ से ये है कि के की जो इंटरवल है 1 माइन F00 लेना है ना। हाँ F00 है, ठीक है। तो जो fx a होगा उसको हम सीधे दे देंगे, मतलब वो इंटीग्रेशन a टू c हो जाएगा, सॉरी 0 टू a हो जाएगा। एक मिनट, इसमें fx dx, हाँ सी डी एफ एट 0 होगा क्योंकि सपोर्ट 0 के बाद है। तो वो जो fx है वो 0 टू a हो जाएगा, और pdf dx हो जाएगा, और pdf लेस देन c दे रखा है। अच्छा, तो यहाँ से प्रोसीड करूँ आगे, तो आगे यहाँ से अगर प्रोसीड करूंगा तो ये 0 टू a, इसका मतलब ये है, तुम ये कहना चाह रहे हो, तो अभी तो ठीक है। तो यहाँ पे अगर 0 टू a इसको इंटीग्रेट करूँ तो क्या होगा, ac आ जाएगा ये 0 टू a, तो ये क्वांटिटी बनेगी AC। अच्छा, तो मतलब CDF एट A जो है वो लेस देन इक्वल टू AC है, यही ना। ओके, तो देखो एक यहाँ से हमने क्या यूज किया है, मैं फिर से बताता हूँ। तो हमें क्वेश्चन में गिवन है क्वेश्चन में मुझे गिवन था
एफ एक्स लेस देन इक्वल टू सी, है ना, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो एक तो ये इक्वेशन आई हुई है। यहां से अगर देखें हम कि एफ एक्स को इंटीग्रेट करो 0 से a में, इसके हिसाब से, तो दिस इज लेस देन इक्वल टू c 0 टू a। तो यहां से आया ये, यही सी डी एफ है एक्चुअली a पे, एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू ए सी। तो आप क्या करना चाह रहे हैं, इसको इक्वेट कर दें इसके हिसाब से, जो ऑप्शन जानना चाह रहा है एक्चुअली, कि ऑप्शन कहना चाह रहा है कि जो आपका ऐसा आ रहा है ना, तो ये 1 माइनस के को ए सी ले सकते हो। तो यहां से k की वैल्यू कितनी आ गई, 1 माइनस ए सी। ओके, ये भी ठीक है। तो मतलब ये कह रहा है कि ऐसा होगा ठीक है, आंसर तो आ गया ऐसे ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है। ठीक है, नवीन का नेक्स्ट डाउट है, चलिए देखते हैं। तो ये जो 21 क्वेश्चन है, ये आपका कह रहा है कि ज्वाइंट सीडीएफ दे रखा है आपको, देखो। तो ये जो ज्वाइंट सीडीएफ है 1/1 माइनस T1 प्लस T2, ठीक, एंड 1 माइनस T2, ठीक है। तो इस तरह से अब यहां से ये बताओ, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द, ये एम एक्स वाई है, दो रैंडम वेरिएबल में एक्स वाई है, सो एम एक्स T1 क्या आएगा यहां से, T2 0 पुट कर देंगे जी, T2 को 0 रख देते हैं, 1/1 माइनस T। हाँ, ये आ गया T1। फिर ऐसे ही एम वाई T2 चाहिए तो T1 को 0 रख दीजिए, 1/1 माइनस T2। ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चल गया होगा x का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, और यहाँ से पता चल जाएगा y का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। पहले का यूनिफॉर्म देख लो, ये कहीं कहीं उसमें जाएगा ना, 1 माइनस बीटा टी की पावर माइनस अल्फा, तो बीटा यहाँ 1 है, चेक करो। y गामा में हो जाएगा 1 माइनस बीटा टी की पावर अल्फा 1,2 टाइप का, और तो जब बीटा को वहां ना, और यहाँ पे क्या बनेगा, ये किसका है, यूनिफॉर्म। एक मिनट, अल्फा बीटा ना, अल्फा 2 है, एक मिनट, हाँ, है ना, 1 माइनस बीटा टी की पावर माइनस अल्फा ना, तो ऊपर ले जाएंगे तो बीटा की जगह 1 है और अल्फा की जगह 2 है, हाँ, 2,1, ठीक है। और x बताओ, ये किसका एमजीएफ होता है, हाँ, 1 माइनस बीटा, ये भी वही है, 1 माइनस बीटा टी की पावर माइनस अल्फा, तो ये भी हालांकि गामा 1 है, जो कि आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है एक्सपोनेंशियल 1 के, है ना। क्योंकि अल्फा को जब हम 1 रख देते हैं तो गामा एक्सपोनेंशियल बन जाता है, ठीक है। तो यहां से अब आप देखो आपका पर्पस क्या है इस क्वेश्चन में, जो मुझे चाहिए, हमारा पर्पस फाइनल क्या है कि वेरिएंस ऑफ x प्लस वाई निकालना है। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो पर्पस है, वेरिएंस ऑफ x प्लस वाई चाहिए, और ये कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है ना, ये ऐसा है नहीं, तो इसका मतलब है इंडिपेंडेंट तो है नहीं, है ना। जो ज्वाइंट एमजीएफ है वो मार्जिनल एमजीएफ्स का प्रोडक्ट है नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इंडिपेंडेंट नहीं है ये, तो इंडिपेंडेंट नहीं है तो कोवेरिएंस टर्म आएगा वेरिएंस में। तो वेरिएंस ऑफ x प्लस वाई आप लिखेंगे, तो वेरिएंस x प्लस वेरिएंस y प्लस 2 टाइम कोवेरिएंस बिटवीन x y। थोड़ा और ओपन करेंगे तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस ex का स्क्वायर। अच्छा, ये तो पता ही है आपको, वेरिएंस x यहाँ से पता चल जाएगा। तो मेनली आपको स्ट्रगल करना है थोड़ा सा कोवेरिएंस के लिए, है ना। वेरिएंस तो पता ही है ना मुझे, व्हाट इज वेरिएंस हियर, यहाँ से वेरिएंस क्या आएगा x का 1, तो वेरिएंस 1, और वेरिएंस y कितना आएगा, अल्फा बीटा स्क्वायर कितना 2, और प्लस आगे प्लस 2 टाइम कोवेरिएंस बिटवीन एक्स वाई। तो इसको ओपन कर दो, तो इसको ओपन करोगे तो e ऑफ x इंटू वाई माइनस ई एक्स ई वाई,
तो यहाँ मीन 1 है और यहाँ पे मीन 2 है ना, तो फाइनली 2 रहेगा। तो बस मुझे क्या जानना रह गया अब, व्हाट इज दैट EXY, ये जानना रह गया ना, बाकी तो सब पता चल गया मुझे, क्योंकि x का मार्जिनल है तो डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, तो वेरिएंस भी मिल गया, और यहाँ कोवेरिएंस ओपन करते हैं E of x into y minus EX EY, तो EX मुझे पता है, यहाँ से EY भी पता है, तो पुट कर लिया मैंने यहाँ पे। अब बस ये टर्म बाकी रह गया। अब बताओ, आपको ये पता ही होगा कॉन्सेप्ट कि इसको यूज करके मैं EXY कैसे निकाल सकता हूँ। सर 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे एक बार। हाँ बस, सो T1 और T2 के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कीजिए, जो ये MXY है T1, T2, और बाद में T1 T2 दोनों को 0 रख दीजिए, है ना, और इसमें 0 0 कर देंगे T1 T2 को, तो ये आ जाएगा, बस पुट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, एक बार T1 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, T2 को कांस्टेंट मान के, फिर T1 को 0 रख देना उसी टाइम पे। एक बार डिफरेंशिएट हो गया T1 के रेस्पेक्ट में, तो T1 का काम खत्म, तो T1 को 0 रख दो, तो सिर्फ T2 बचेगा, फिर आप T2 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो और T2 को भी 0 पुट कर दो, ये है, तो आ जाएगा, और इसमें पुट करके फाइनल आंसर आपका यहाँ पे मिल जाएगा जो चाहिए। ठीक है, अभी एक पर्सन का एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फिर आते हैं सेकंड टाइम में सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेहा का देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है ना। तो ये जो है कौन सा डाउट है, 12 या 13? सर फर्स्ट वन। सॉरी 20, हाँ 12 13 मतलब 20 नंबर, ठीक है। तो ये जो है ना हमारा जो लेवलिंग है वो 12 नंबर है। तो ये कह रहा है कि x1 x2 x6 जो है हमारे पास x1 x2 x6 साइज 6 का बर्नौली थीटा है। तो बर्नौली थीटा डिस्ट्रीब्यूशन से आया है रैंडम सैंपल साइज 6 का, तो ये IID होगा। और आपको टेस्ट करना है H0 जो कि थीटा की वैल्यू हाफ है वर्सेस H1 जिसमें थीटा मोर देन हाफ है। ठीक, अब ये बोल रहा है कि बेस्ड ऑन द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स y, अब टेस्ट स्टैटिस्टिक्स y मुझे दे रखा है समेशन xi I फ्रॉम 1 to 6, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी आप लोगों को पता ही है, बाइनोमियल 6, थीटा, है ना। तो ये टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है y। तो पूछ रहा है कि इफ द वैल्यू ऑफ y करस्पॉन्डिंग टू द ऑब्जर्व्ड सैंपल इज 4, अच्छा इसकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू भी दे रखी है, तो स्मॉल y भी दे रखी है आपको 4, तो स्मॉल y क्या है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू है उस टेस्ट स्टैटिस्टिक्स का। तो आपसे पूछ रहा है देन p वैल्यू ऑफ द टेस्ट। सो p वैल्यू निकालना है मुझे यहाँ पे। तो आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो क्रिटिकल पॉइंट निकालने का, बट यहाँ पे जो क्रिटिकल पॉइंट आएगा वो होगा समेशन xi मोर देन इक्वल टू k। सर मोर देन और इक्वल टू कैसे आएगा? मोर देन आएगा ना फिर। नहीं क्रिटिकल पॉइंट क्वेश्चन दिया है उसमें स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन दिया है, उसमें नीचे जो क्वेश्चन है ना नहीं सिमिलर पैटर्न में। अच्छा हाँ, एक्चुअली क्या है जब अच्छा यहाँ पे आप कह रहे हो इसमें स्ट्रिक्टली मोर देन दिया है, तो वो आपको गिवन है इसीलिए कोई दिक्कत नहीं, अदरवाइज आप हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू लेंगे। जैसे जो भी हम लोग क्रिटिकल रीजन लिखते हैं ना, जैसे नॉर्मल में भी जो लिखते हैं, मतलब लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट से जो आता है उसमें ग्रेटर देन इक्वल टू ही आता है। अगर कोई अलग से क्रिटिकल रीजन गिवन है तो वो तो ठीक है, बट जो भी आप लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट से फाइंड करोगे उससे ग्रेटर इक्वल टू आएगा ही, तो इक्वलिटी आएगी, इक्वलिटी ही लेना है यहाँ पे, ग्रेटर देन इक्वल टू के। ये जैसे नॉर्मल में हम देख रहे थे ना, ठीक है ना, तो हम लोग जो भी कंसीडर करेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू के साथ कंसीडर करेंगे जो भी क्रिटिकल रीजन है। तो यहाँ से सिंपल है कि xi I फ्रॉम 1 to 6 मोर देन इक्वल टू, यही y था और इसकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू 4 दे रखी है, तो ये आप निकाल लेंगे। तो बाइनोमियल से अच्छा अंडर h0 इज ट्रू ना, तो अंडर h0 इज ट्रू, तो h0 है हाफ, तो अब इजी है, तो अब सिंपली आप निकालेंगे प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 5
y इज इक्वल टू 6। ये तीनों ऐड कर लेंगे तो, और किसमें, क्योंकि अंडर एच नॉट है तो आपको पता है कि y का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बाइनोमियल 6,1/2 है, ठीक है ना। यहाँ थीटा है लेकिन अंडर एच नॉट, थीटा को 1/2 पुट करेंगे आप, तो ये बाइनोमियल 6,1/2 ये फाइंड कर लो, तो ये ऐड करोगे तो ये आता है हाँ सर, हो जाएगा। हाँ 11/32 आएगा। सर यहाँ हमने क्रिटिकल रीजन अल्टरनेट हाइपोथेसिस से करस्पॉन्डिंग लिखा है ना, अगर यहाँ पे थीटा लेस देन हाफ होता तो क्रिटिकल रीजन भी लेस देन हाफ के होता। लेस देन के होता, हाँ लेस देन। एक्चुअली तुम लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट लगा के देख वेरीफाई कर सकते हो। सो लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट में क्या करोगे आप, इसका लाइक्लीहुड फंक्शन एट हाफ अपॉन लाइक्लीहुड फंक्शन एट एमएलई, इसका एमएलई क्या आता है इसमें, एक्स बार ही आएगा ना, राइट। हाँ वो होगा, लेकिन यहाँ पे है ना, हाँ उसके हिसाब से डिसाइड किया है, मुझे देख लो, तो ये फाइंड करके देखना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट किसका, आदित्य। इसमें क्या है कि ये कह रहा है कि लेट x be a random sample of size 1 from Cauchy distribution with PDF। आपको ये दे रखा है क्या, कॉची है और h नॉट है थीटा बराबर -1। अच्छा सर इसमें बस वो वाला नहीं आ रहा था, x by under root 1 plus x का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं निकाल पा रहे थे, कोई कंपेयर नहीं कर रहा था। अच्छा, x अपॉन रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, अच्छा तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा, पूछा क्या है, व्हाट इज द c फॉर सच दैट पावर ऑफ टेस्ट इज 0.5। c क्या होगा, ताकि टेस्ट का पावर जो है 0.5 हो जाए। तो पावर का मतलब हो गया रिजेक्टिंग h नॉट, है ना, रिजेक्टिंग h नॉट है ना, when h1 is true, so theta is equal to 0, और थीटा को 0 रखने का मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूशन स्टैंडर्ड कॉची हो गया। तो x इज स्टैंडर्ड कॉची डिस्ट्रीब्यूशन और उसमें ये प्रोबेबिलिटी हाफ आ रही है ना, क्योंकि थीटा को 0 रखेंगे तो x का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा स्टैंडर्ड कॉची, कॉची 0 या 10 जो भी बुक में है ना, कुछ में 10 लिखता है, तो ये हो जाएगा अंडर h नॉट डिस्ट्रीब्यूशन। अब हाउ टू फाइंड दिस प्रोबेबिलिटी, तो है ना c फाइंड करना है आपको। तो अगर वैसे समझ नहीं आता स्क्वायर, समझ नहीं आया, बताओ फिर से। ट्रांसफॉर्मेशन करके शायद से कर ले इसका x अपॉन रूट 1 प्लस x का डिस्ट्रीब्यूशन लगा। हाँ ट्रांसफॉर्मेशन कर तो सकते हो या कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट भी हो सकता है। तो वो इंटीग्रल बहुत कॉम्प्लिकेट हो गया था, रूट वगैरह चला गया था। हाँ जैसे यहाँ पे अगर स्क्वायरिंग करो तो हो जाएगा x² अपॉन दिस, है ना, मतलब ऐसे थोड़ा सा हम आपका लगा वो कर सकते हैं कि हम इसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं x के लिए, और एक्चुअली यहाँ पे x की टर्म में अगर तुम निकाल लो सॉल्यूशन, अगर मैं यहाँ पे ऐसा करूँ कि लाइक, है ना, तो x तो इससे ज़्यादा है, c से ज़्यादा है, तो यहाँ पे आ जाएगा जैसे x मोर देन, क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर हम x की वैल्यू निकालें, क्वाड्रेटिक बन जाएगा ना ये, तो क्वाड्रेटिक में x की वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करके। हाँ सर आ जाएगा। जैसे क्वाड्रेटिक अगर वैसे क्वाड्रेटिक बना के हम सॉल्व करने की कोशिश करें कि जैसे x मोर देन c टाइम रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब इसको भूल जाओ। अब यहाँ से अगर मैं स्क्वायरिंग करूँ तो x का अगर मुझे इंटरवल मिल जाएगा तो भी काम हो जाएगा। तो अगर c पॉजिटिव मान के चलूँ तो x² मोर देन ये हो जाएगा c² 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ओपन करो इसको तो x का इंटरवल आ जाएगा, आएगा मॉड x
mod x greater than root c upon 1 minus c. हाँ, तो जैसे mod x ग्रेटर देन c, root c upon whole root अच्छा होल रूट, upon 1 minus c. हाँ 1 माइनस सी। अब देखो ये तुम्हारा स्टैंडर्ड कॉची है, तो स्टैंडर्ड कॉची में क्या होता है कि x की वैल्यू, अब तुम स्टैंडर्ड कॉची के पीडीएफ को इस पे इंटीग्रेट करो। जैसे इसमें दो चीज है ना, इसको अगर और फर्दर ओपन करूंगा तो ये बनेगा कि प्रोबेबिलिटी x मोर देन रूट अंडर c अपॉन 1 माइनस सी और x लेस देन माइनस सी अपॉन रूट अंडर 1 माइनस सी, और ये दोनों मिला के कितनी प्रोबेबिलिटी दे रखी है, मुझे हाफ दे रखी है। तो आपको देखना है कि ये हाफ आने के लिए c क्या होना चाहिए। ऐसे स्टैंडर्ड कॉची का जो पीडीएफ है, तो ऐसे तो सिमेट्रिक बोल नहीं सकता। मॉड में x ग्रेटर देन रूट में c अपन माइनस। हाँ, जी कैसा है ये स्टेप? ये इसको सॉल्व करके, इसको सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर मोर देन सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एक साइड लाओ तो एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे, 1 माइनस सी स्क्वायर मोर देन सी स्क्वायर। एक मिनट, इसने गलत भी लग रहा है किया है, चेक करो एक बारी। सही है ये, देख लो मैंने इसको खोला तो सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया ना, सही है, 1 माइनस सी स्क्वायर आएगा। और यहाँ मॉड लेंगे आप तो ये रूट लेंगे, तो यहाँ मैं रूट लगा देता हूँ तो ये रूट लग जाएगा, तो यहाँ से आएगा मॉड 1 माइनस सी स्क्वायर, है ना, तो ऊपर सी स्क्वायर 1 माइनस सी स्क्वायर, तो यहाँ मॉड आ सकते हो बना, तो यहाँ पे सी स्क्वायर हो जाएगा सर। हाँ, तो ऊपर में c है, मतलब वो हटा सकते हो, वो रूट अंडर सी, लेकिन पॉजिटिव मान के तो रूट सी स्क्वायर का ऊपर सी हो जाएगा। हाँ, तो वैसे भी कर सकते हो कि इसका सी स्क्वायर का रूट ना, अब देखो यहाँ से सी ऐसा क्या होगा ताकि ये प्रोबेबिलिटी 1/4 हो जाए। ऐसे तो इसका मोमेंट हालांकि एग्जिस्ट नहीं करता बाय डेफिनेशन, लेकिन वैसे ये 0 के अबाउट इसका जो पीडीएफ है सिमेट्रिक है ना, वैसे मोमेंट इसलिए एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि मीन का डेफिनेशन वैसे डिफाइन करता है कि ई ऑफ मॉड एक्स एग्जिस्ट करना चाहिए, तभी ई एक्स एग्जिस्ट करेगी, तो इसलिए वो फेल हो जाता है। अदरवाइज ऐसे नॉर्मली आप ई एक्स निकालेंगे तो 0 आता है, तो 0 के अबाउट सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक होने का मेरा मतलब ये कहना चाह रहा हूँ मैं कि दोनों टर्म का आंसर सेम आएगा, तो तुम 2 टाइम ये कर सकते हो, ये है, और ये 1/2 है। अब जो पीडीएफ तुम्हारे पास है स्टैंडर्ड कॉची का, उसको इंटीग्रेट करो इस इंटरवल पे, दिस टू इंफिनिटी, देखो आ जाएगा सी यहाँ से, बताओ आगे। ठीक है सर। तो जिसके आगे प्रोसीड करो, स्टैंडर्ड कॉची के पीडीएफ को इंटीग्रेट करो इस इंटरवल पे और यहाँ से मिल जाएगा। हाँ, एक और अप्रोच वो था कि अगर मैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन निकाल पाऊं तो कुछ हो सकता है, तो उसके लिए देखना पड़ेगा, याद तो मुझे भी नहीं है थ्योरम डायरेक्टली, तो ये तो सोचना पड़ेगा कि क्या डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है ना। ये भी कुछ वैसा ही है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर टाइप का ना, तो ये है। अच्छा नहीं, यहाँ पे है ना, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए ना, तो वहां पे चाहिए, तो ये तो इसका अगर इसका डिस्ट्रीब्यूशन निकाल पाए, ये बोल रहा हूँ कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, तो उससे भी हो सकता है। x स्क्वायर का होता है बीटा डिफरेंस सेकंड का या उधर ओके, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर के लिए सर तब तो ये अंदर वाला बीटा वाला चला था। अच्छा एक वो होता है ना, ओके, तो फिर तो हाँ, अगर एक्स स्क्वायर बीटा हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बीटा फर्स्ट काइंड हो जाएगा। फिर तो अगर एक्स स्क्वायर बीटा सेकंड काइंड है तो एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बीटा फर्स्ट काइंड हो जाएगा। यस सर। हाँ, तो उससे आ जाएगा फिर तो। फिर देखो बीटा अगर, तो इस रूट को इधर शिफ्ट कर दो, हो तो गया, तो इतना नहीं करोगे तो वैसे भी हो जाएगा कि रूट को राइट साइड में भेज दो। तो मतलब इस क्वेश्चन को अगर वैसे सॉल्व करें कि जैसे था कि प्रोबेबिलिटी x अपॉन रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर मोर देन c है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर मोर देन c स्क्वायर, और ये प्रोबेबिलिटी आपकी हाफ है, तो ये एक नया रैंडम वेरिएबल हो गया y
मोर देन सी स्क्वायर हाफ। अब ये वाई का डिस्ट्रीब्यूशन ये बीटा आई थिंक फर्स्ट काइंड में आ जाएगा। देख लो पैरामीटर क्या है, तो इससे भी निकल जाएगा, यहाँ से भी निकल आएगा। ये दूसरा अप्रोच है। अब देखो वाई का एग्जैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और उसके हिसाब से ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको आगे प्रोसीड, ठीक है ना। तो दोनों तरीका है, ये भी तरीका है और ये भी तरीका है, दोनों तरीका है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन जब नहीं पता हो तो इतना कर सकते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन जब पता डिस्ट्रीब्यूशन जो बीटा में बढ़ जाता है उसकी थ्योरम बता दीजिए एक बार सर। हाँ थ्योरम बता रहे हैं, मैं वही थ्योरम देख लेता हूँ। सर यहाँ पे दोनों साइड में स्क्वायर कर रहे हैं तो वो तो सी तो नेगेटिव भी हो सकते हैं। लेकिन मैंने सी को अज्यूम किया पॉजिटिव है, क्वेश्चन में देना चाहिए सी इज पॉजिटिव। हाँ क्योंकि मैंने स्क्वायर किया है तो ये अज्यूम करके स्क्वायर किया सी इज पॉजिटिव। सर अगर एक स्टैंडर्ड कॉची फॉलो करता है तो x स्क्वायर बीटा 2 विद पैरामीटर हाफ कॉमा हाफ। अच्छा तो x अगर स्टैंडर्ड कॉची है तो जो x स्क्वायर इज बीटा 2 हाफ कॉमा बीटा सेकेंड काइंड हाफ कॉमा हाफ। ओके ठीक है। और इसी को आगे प्रोसीड करोगे तो ये बीटा फर्स्ट काइंड हाफ कॉमा हाफ ये हो गया। ठीक है, तो ये थ्योरम हो गया कि एक्स स्टैंडर्ड कॉची है तो एक्स स्क्वायर बीटा सेकेंड काइंड हाफ हाफ है और एक्स स्क्वायर अपन 1 प्लस स्क्वायर बीटा फर्स्ट काइंड हाफ हाफ है। तो इससे हो गया। और यहाँ पे अज्यूम किया मैंने सी पॉजिटिव, तभी स्क्वायर कर सकते हो वरना प्रॉब्लम है। तो फिर एक्चुअली कहीं ना कहीं हाफ फिर नहीं आएगा क्योंकि बीटा का सपोर्ट क्या है, तो इसका सपोर्ट 0 to 1 है ना, इसका 1 है और इसका 0 से इंफिनिटी है। तो वहाँ लिखना चाहिए सी इज पॉजिटिव, तभी उसके हिसाब से किया है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसका हो ही गया। तो दो तरीके हैं, दोनों से फाइनली करके देखो क्या आंसर आता है सी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है किसका रह गया? अच्छा इनका विनय का भी था, देखते हैं। तरुण, एक तरुण का, फिर ऋतुजा, फिर विनय। हाँ तो तरुण का क्या है कि देखो भाई ये क्वेश्चन है कि आपके पास एम एक डाउट था बी एंड सी में। सर बी और हाँ जी सर, बाकी ए और डी मैंने कर लिया। ओके तो ए सी 0 1 सी 0 एंड बी सी 1। तो आपसे ये पूछ रहा है कि ए बी सी क्या है, रियल नंबर्स हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो इसमें ये बोल रहा है कि रैंक तो वैसे निकाल दोगे ना। पहला ऑप्शन पूछ रहा है रैंक इसका 3 है, तो बी की बात करते हैं। पहला तो हो गया। बी कह रहा है कि अगर a प्लस सी 0 हो जाए तो क्या m डायगोनलाइजेबल है। तो m इज डायगोनलाइजेबल। तो डायगोनलाइजेबल के लिए एक तो कॉन्सेप्ट है कि अरिथमेटिक मीन बराबर ज्योमेट्रिक मीन, एक ये है। दूसरा तो देखो जैसे ये है ना, तुम एक पर्टिकुलर एग्जांपल कंस्ट्रक्ट कर लो। फॉर एग्जांपल यू टेक a is 1 एंड c is -1, ठीक है ना, ताकि एक आइडिया दिखे। तो आप a की जगह 1 रखो, c की जगह -1 रखो। तो उस केस में देखो आपका m क्या बन गया। तो ठीक है, ऐसे आसान केस लोगे तो 0 भी कर सकते हो, वो है। लेकिन एक है ना जनरलाइज केस, क्योंकि वैसे मान लो अभी 0 0 करके देख लो। एक है ना, एक मतलब एग्जांपल ले रहे हैं ना, तो एक एग्जांपल लेना फिर गलत कहने के लिए। अगर मान लो स्टेटमेंट इसके हिसाब से गलत आ गया तो गलत ही हो गया, ये चीज है। तो a 0 और c 0 भी ले सकता हूं मैं। फिर देख लो, मान लो मैट्रिक्स बनाता हूँ 0 0 के हिसाब से, तो 0 0 0, फिर हो जाएगा 1 0 0 एंड b 0 1। अब देखो ये तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया अभी,
तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो इसमें 0 की अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी है 2, मतलब आइगन वैल्यू 0 दो बार आएगी, 0 0 1, तो 0 की अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी, तो 1 की तो अलजेब्रिक 1 जो आइगन वैल्यू इसकी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 है, तो ऑब्वियसली ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 ही आएगी। अगर 1 के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकालोगे तो एक आइगन वेक्टर मिलेगा ही, तो वो ओके है। मुझे बस ये चेक करना है कि इसमें 0 के करस्पॉन्डिंग कितने आइगन वेक्टर्स आएंगे, क्या 2 इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर आएंगे, मतलब इसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 होगी, वो चेक करना है, बताओ करके। तो आप क्या करोगे, m माइनस 0 है ना, तो 0i तो हटा दो टाइम्स v बराबर 0, इसको सॉल्व करो, mv बराबर 0 को सॉल्व करो, देखो कितने इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर आते हैं। तो पहला से तो आ जाएगा है ना, तो यहां से अगर मैं लिख दूं इसको, सॉल्व करो, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कीजिए, क्या होगा, पहला से कुछ आएगी, दूसरे से आएगा x1 बराबर 0, दूसरे इक्वेशन से, तीसरे से आएगी bx1 प्लस x3 बराबर 0, यही ना, तो यहाँ से x1 0 है तो ये तो 0 ही हो गया, तो x3 बराबर 0, x1 x3 0 है, तो यहाँ से जो एक ही आइगन वेक्टर तुम्हारे पास आएगा 0 1 0 आएगा। तो मतलब ये है कि इस 0 की ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या है, 1 है ना, तो इसका मतलब क्या है, डायगोनलाइजेबल नहीं है, तो ऑप्शन गलत हो गया। तो एक एग्जांपल काफी है गलत कहने के लिए, तो बी ऑप्शन फॉल्स हो गया इस एग्जांपल से, है ना। ये है कि हमने a0 और c0 ले लिया जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये कह रहा है m डायगोनलाइजेबल होगा, तो हमारा ये एग्जांपल का डायगोनलाइजेबल नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। फिर c कह रहा है कि m हैज अ पेयर ऑफ ऑर्थोगोनल आइगन वेक्टर्स फॉर एवरी abc बिलोंग्स टू r। तो जैसे अभी हमने आइगन वेक्टर्स निकाले, तो अभी जनरली आइगन वेक्टर जैसे ये ऑर्थोगोनल है, मतलब तुम यहाँ क्या बोला इसने, ऑर्थोगोनल आइगन वेक्टर्स, उसमें ये होता है कि जो भी वेक्टर है वो यूनिट वेक्टर होगा, मतलब उसका मैग्नीट्यूड निकालोगे या नॉर्म निकालोगे तो 1 आएगी, और एक का दूसरे से डॉट प्रोडक्ट लोगे तो 0 आएगी। तो फाइंड करके देखो, फॉर एवरी एबीसी कह रहा है, तो फिर तो तुम्हारे पास चॉइस है, एबीसी तीनों 0 ले लो मान लो। अब उसके लिए करके देखो क्या आता है आइगन वेक्टर, कह रहा है कि m हैज अ पेयर ऑफ आइगन ऑर्थोगोनल आइगन वेक्टर्स फॉर एवरी एबीसी बिलोंग्स टू R। तो अभी इनिशियली तुम एबीसी तीनों को 0 रख दो इसमें, अब उससे एक नया मैट्रिक्स बन गया, तो उस मैट्रिक्स से तुम उसके आइगन वेक्टर्स निकालो। तो आइगन वेक्टर्स जो आएंगे चेक करो क्या उसमें 2 ऐसे हैं जो ऑर्थोगोनल हो जाएंगे। तो ऑर्थोगोनल का मतलब क्या है कि उसका मैग्नीट्यूड 1 आएगा और डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा, दूसरे के साथ, खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 होगा और दूसरे के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। कर पाओगे तो बताओ। हाँ जी सर, है ना, तो आप निकालो आइगन वेक्टर निकालो डिफरेंट एबीसी के लिए। ऐसे इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है सर यही ऑर्थोगोनल वाले ही है। अच्छा, तो करके देखो, ये फिर हो जाएगा, आई थिंक ट्रू ही होगा। है ना, अगर कोई ऐसा मान लो बताया ना, तो मैग्नीट्यूड 1 बना लो, 1 2 3 आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं ऑर्थोगोनल वो बना सकता हूँ। इसका मैग्नीट्यूड अभी 1 नहीं, इसका मैग्नीट्यूड अभी है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो कोई बात नहीं, मैं इसको डिवाइड कर दूंगा उसके मैग्नीट्यूड से, है ना, वो बाहर आता है ना नंबर कांस्टेंट, तो मैं वैसा नंबर लूंगा ताकि इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाए। तो ऐसे बनाने की कोशिश करो। हाँ जी ऋतुजा, इसमें क्या डाउट है आपका कि इसमें ऑप्शन ए और बी, ए और बी, ये बोल रहा है कि x1 x2 xn be a random sample from a continuous distribution to lambda x e की पावर माइनस लैम्डा x स्क्वायर एंड दिस h0 में लैम्डा हाफ है, h1 में लैम्डा 3/4 है। तो ये सिंपल वर्सेस सिंपल है ना, तो हाँ, पहला दूसरा, तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि the most powerful test exists for each value of alpha and B ऑप्शन है the most powerful test does not exist for some value of alpha। एक्चुअली क्या है ना, ये सिंपल वर्सेस सिंपल है, तो सिंपल वर्सेस सिंपल का कोई भी हाइपोथेसिस टेस्टिंग होगी उसमें हमेशा मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन एग्जिस्ट करेगा ही। और ये सब क्यों होता है, बिकॉज ऑफ न्यूमैन पियर्सन लेमा। वो ये कहता है कि जो लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट से जो क्रिटिकल रीजन आती है वो हमेशा मोस्ट पावरफुल होगी, और सिंपल वर्सेस सिंपल में आपको हमेशा एक क्रिटिकल रीजन मिलेगा लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट से, और वो जो क्रिटिकल रीजन आएगी वही मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन है, ये न्यूमैन पियर्सन लेमा कहता है। तो इसलिए इसका पहला ऑप्शन ट्रू है कि अल्फा आप कुछ भी लो, उस अल्फा के लिए एक मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन मिलेगा।
दूसरे अल्फा के लिए दूसरा मिलेगा। जैसे मान लो अल्फा 95, अल्फा यहाँ 5% है, तो 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के लिए एक मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन मिलेगा, फिर दूसरे अल्फा के लिए दूसरा मिलेगा, बट ईच अल्फा के लिए एक मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन मिलेगा ही। ये नीमन पियर्सन लेमा का स्टेटमेंट है, तो ये थ्योरम का ही स्टेटमेंट है पहला ऑप्शन, इसमें कोई मैथमेटिकली कुछ करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन ट्रू होगा। सिंपल वर्सेस सिंपल क्या? हाँ, सिंपल वर्सेस सिंपल में हमेशा एक मोस्ट पावरफुल टेस्ट क्रिटिकल रीजन एग्जिस्ट करेगी फॉर एनी अल्फा। देखो एक तो सिंपल वर्सेस सिंपल है, तो सिंपल क्यों है तुम्हें पता है ना, सिंपल का मतलब क्या होता है कि थीटा स्पेसिफाइड है ना, थीटा स्पेसिफाइड है, लैम्डा है तो लैम्डा स्पेसिफाइड है ना, तो यहाँ लैम्डा आपका स्पेसिफाइड है 3/4, तो ये बोल रहा हूँ। और जो लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट जो था उससे क्रिटिकल रीजन आती है LH0 अपॉन LH1 लेस देन इक्वल टू K, है ना। अब ये K डिपेंड करता है अल्फा पे, जो अल्फा दोगे उसके हिसाब से सुटेबल K मिलेगा। तो नीमन पियर्सन लेमा कहता है कि दिस इज मोस्ट यूनिफॉर्मली या मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन या मोस्ट पावरफुल टेस्ट, है ना, तो इसीलिए एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सर। सर जी 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 विनय, हाँ बताइए। मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर नाल हाइपोथेसिस में जो दिया है ना, वो अगर कॉम्पोजिट रहा तब क्या होता है, तब मतलब तब आपको क्या करना पड़ता है कि यू हैव टू मैक्सिमाइज LH0 व्हेन थीटा बिलोंग्स टू H0। नहीं वो ठीक है, लेकिन मैं सर बोलना चाहता हूँ उसका नाम क्या होगा, मोस्ट पावरफुल बोला जाएगा या यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल, ऐसा कोई बोलता है? नहीं नहीं, देखिए उसमें डिफरेंस है। यहाँ पे तो चलो बिग थीटा ले लो, यहाँ बिग थीटा नॉट बोल दो, है ना, यहाँ पे जो भी आप ले रहे हो, या एल थीटा ले लो, चलो ये होगा लेस देन इक्वल टू के। यूनिफॉर्मली देखिए जो नीमन पियर्सन लेमा है वो सिर्फ सिंपल वर्सेस सिंपल की गारंटी देता है, यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल या यूनिफॉर्मली पावरफुल। देखो यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल मतलब ये है कि यूनिफॉर्मली वर्ड का मतलब ये है कि लाइक ऑल्टरनेटिव जो हाइपोथेसिस है उसमें थीटा की हर वैल्यू के लिए कॉमन क्रिटिकल रीजन है, सो दैट कॉमन क्रिटिकल रीजन इज यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन। अब जैसे डिफरेंट थीटा के लिए डिफरेंट मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन मिल रहा है, तो वो सिर्फ मोस्ट पावरफुल होगा, दैट विल नॉट बी यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल। यूनिफॉर्मली का मतलब है वो थीटा से फ्री है, सो व्हाटएवर थीटा यू चूज फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस द पावर विल रिमेन सेम, आई मीन क्रिटिकल रीजन विल रिमेन सेम, चेंज नहीं होगा। एक थीटा के लिए एक मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन एग्जिस्ट करता है, दूसरे थीटा के लिए दूसरा मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन एग्जिस्ट करेगा। अगर हर थीटा के लिए कॉमन क्रिटिकल रीजन है तो दैट कॉमन क्रिटिकल रीजन इज यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन। अब जब कोई एक कंपोजिट हो जाता है तो इट इज डिफिकल्ट टू डिसाइड कि जो क्रिटिकल रीजन आएगा वो मोस्ट पावरफुल है कि नहीं है, तो उसके लिए आगे फर्दर थ्योरी है ना, कि जैसे एक्सपोनेंशियल फैमिली का मेंबर है तो उसका मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो मोनोटोन होगा, उस केस में जो सिंपल वर्सेस कंपोजिट होगी वो मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन देगी, वहां से लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट से जो आएगा यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल होगा। तो वैसे जैसे आप बोल रहे हैं कि H0 में अगर कंपोजिट आ गया और H1 जो भी है, तो वैसे डायरेक्टली आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल है या पावरफुल है, वो डिसाइड करना मुश्किल है। वैसे कोई थ्योरम नहीं है डायरेक्टली। अभी आपने जो क्वेश्चन भेजा वो देखिए, आपका जो क्वेश्चन ग्रुप में है, ट्राई करते हैं। सर उसका वो हो गया, लेकिन उसका जो सफिशिएंट वाला मतलब इस टाइप का पीडीएफ का सफिशिएंट एस्टिमेटर कैसे निकालेंगे, वही दिक्कत। ट्राई करके देखते हैं, देखिए ये आपका पीडीएफ कुछ ऐसा है, ठीक है। तो आपको बस पता करना है कि हालांकि इस क्वेश्चन का ऑप्शन करेक्ट कौन सा है, सर 3 है ना, वही अनबायस्ड है ना। हाँ, क्योंकि यहाँ सफिशिएंट आप निकाल पाएंगे, क्वेश्चन ये भी है कि सफिशिएंट एग्जिस्ट करने के लिए इसको फैक्टराइजेशन थ्योरम पे फिट होना पड़ेगा ना। हाँ सर वही चीज है कि यहाँ पे इस टाइप का पीडीएफ ना बहुत सारे क्वेश्चन में मिल रहा है, लेकिन वहां पे सफिशिएंट एग्जिस्ट नहीं करता होगा। आप चेक कीजिए यहाँ पे क्या आएगा, I from 1 to n 2
थीटा माइनस एक्स आई अपॉन थीटा स्क्वायर, और यहाँ पे है ईच एक्स आई जो है आपका वो 0 से थीटा में है। तो इसको अगर हाँ इसमें ये कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर सकते क्या कि मतलब एमएल इज अ फंक्शन ऑफ सफिशिएंट? हाँ बिल्कुल, एमएल इज अ फंक्शन ऑफ सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स। इसका एमएल एग्जिस्ट तो करेगा। एमएल क्या आएगा निकालो, देखो एक बार क्या आता है। थीटा थीटा वाली कंडीशन से आएगा। देखो तो यहाँ से अभी इसको लिखेंगे थीटा मोर देन इक्वल टू एक्स आई, तो यहाँ से आ जाएगा थीटा मोर देन इक्वल टू ईच एक्स आई ना, तो क्या होगा इसके साथ आ जाएगा इंडिकेटर फंक्शन एक्स होता है थीटा मोर देन इक्वल टू nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। तो ये है। तो फैक्टराइजेशन थ्योरम में फिट होने के लिए क्या होना चाहिए था, वहाँ क्या कंडीशन था कि यू हैव अ फंक्शन ऑफ x एंड यू हैव फंक्शन ऑफ g, है ना, g t कॉमा थीटा, है ना। तो g t थीटा या t1 t2 भी हो सकता है। तो यहाँ पे nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, लेकिन वैसा बनेगा नहीं ना, क्योंकि एक होना चाहिए। इस हिसाब से तो ऑप्शन ए भी करेक्ट होगा, लेकिन वहाँ पे तो गलत दिया होगा। नहीं नहीं, यहाँ प्रोडक्ट नहीं कर सकते ना, एक्स को कहाँ फिट करेंगे आप, इसको फिट नहीं कर पाएंगे ना। अब ये बताइए ये जो टर्म है इस टर्म को किस फंक्शन में कंसीडर करेंगे, एच में या जी में? वही तो दिक्कत है, इसीलिए तो ये फिट नहीं बैठ रहा एक्चुअली, यहाँ पे फैक्टराइजेशन थ्योरम पे ये फिट नहीं बैठ रहा ना। तो अभी इसके लिए अगर इसको ओपन करें, इसको ओपन करें कुछ बनेगा, यहाँ से क्या बनेगा थीटा माइनस एक्स वन इंटू थीटा माइनस एक्स टू इंटू थीटा माइनस एक्स थ्री, फिर उसको खोलेंगे तो बनेगा अच्छा, तो ये शिफ्टेड वाला केस है ना। तो इस केस में सर ऐसे देख सकते हैं क्या, अगर x बाई थीटा को ले ले, मान लो x बाई थीटा को y ले लो, हाँ फिर ऊपर से थीटा माइनस x को y ले सकते हैं, फिर x बाई थीटा से भी नहीं बनेगा। x बाई थीटा से ही बन जाएगा, x बाई थीटा से भी हो जाएगा। सर ऐसे किया था तो ये बीटा डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा था, बीटा ऐसा 2 पॉइंट जैसा आ रहा था। y बराबर x अपॉन थीटा भी ले सकते हो, तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा 1 माइनस y अपॉन थीटा, यहाँ y 0 से 1 हो जाएगा। हाँ सर बीटा बन रहा है, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट, तो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन को क्या 1,2 के साथ, लेकिन है ना, तो उसमें फिर निकाल सकते हैं आप, लेकिन इसका क्या है या सर बट आप सही कह रहे हो, सफिशिएंट तो तब भी नहीं आ रहा, फीटमैन कुकमैन में भी फिट नहीं बैठ रहा है, क्योंकि वो लॉग में x माइनस थीटा आ रहा है ना, सोल्व भी नहीं होगा। हाँ हाँ, तो यहाँ पे ये सफिशिएंट तो नहीं होगा, क्योंकि फिट बैठना चाहिए तभी। देखो ये इफ एंड ओनली होता है ना कि t सफिशिएंट इफ एंड ओनली लाइक्लीहुड फंक्शन कैन बी रिटन लाइक दिस। अच्छा, इसका एमएलए अगर निकाल के देखो एमएलए क्या होगा, एमएलए में हमें लाइक्लीहुड ही चाहिए होता है, यही तो लाइक्लीहुड है। तो इसका एमएलए जरा ट्राई करो, एमएलए क्या होगा, तो एमएलए के लिए लाइक्लीहुड फंक्शन मैक्सिमम होने चाहिए। तो ये थीटा के रिस्पेक्ट में क्या है, इंक्रीजिंग डिग्री कुछ ऐसा है। देखो एक बार इसको अगर आप डिफरेंशिएट करो डायरेक्टली, लेकिन डिफरेंशिएट कैसे, वहां पे इंटरवल तुम्हारा वो है, ठीक है। तो इसको तुम ऐसा सोच सकते हो, इसको अलग भी कर सकते थे, लाइक लाइक्लीहुड फंक्शन इज दिस व्हेन थीटा इज, तो यहाँ पे ये समझो कि लाइक्लीहुड फंक्शन आपका है 2 की पावर m प्रोडक्ट ऑफ थीटा माइनस एक्स आई फ्रॉम 1 to n, यहाँ थीटा की पावर 2n है, और ये थीटा का जो इंटरवल है वो है nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स से इंफिनिटी। तो ये इसका डोमेन हो गया लाइक्लीहुड फंक्शन का, ये आपका डोमेन है, ये फंक्शन थीटा का है यहाँ पे। तो अब आप इसको चेक कीजिए, अगर इसमें अगर आप लॉग भी ले लेते हैं तो क्या होगा, क्या कुछ ऐसा होगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला चक्कर आएगा। अब लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन लो या सीधा डिफरेंशिएट करो, तो लॉग लाइक्लीहुड करके करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, एक बार जब चेक करो स्मॉल। अच्छा एक मिनट रुको, तो यहाँ से जैसे n log 2 हो गया, माइनस में 2n log थीटा, फिर प्लस में समेशन log थीटा माइनस एक्स आई फ्रॉम 1 to n। देखो मैं log लगाया है ना। अब आप इसको डिफरेंशिएट करो उसके रेस्पेक्ट में,
तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हो थीटा के रेस्पेक्ट में, इसको दिया 0 हो गया तो -2n थीटा आएगा ये, है ना। और यहाँ से आप करोगे डिफरेंशिएट तो प्लस समेसन ये आएगा थीटा माइनस xi, और थीटा का रेस्पेक्ट कर रहे हैं डिफरेंशिएट हम 1 हुआ। है ना, 1 थीटा माइनस xi 1 हो गया, इससे तो नहीं निकलेगा, इक्वल टू 0 कीजिए, यहाँ थीटा निकल पाएगा तो समीकरण में है ना। तो यहाँ से आप कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ से भी नहीं आएगा। सर इसको उस तरीके से लिख सकते हैं, e की पावर एक्सपोनेंशियल एरर लेके करते हैं। वो तो जब सपोर्ट थीटा में डिपेंड करे ना, नहीं होगा। थीटा डिपेंड नहीं करे हाँ, एक्सपोनेंशियल फैमिली पे आप नहीं लिख सकते इसको क्योंकि सपोर्ट ना थीटा पे डिपेंड कर रहा है ना। हाँ अच्छा, पीडीएफ ना ऐसा दे के बहुत सारा प्रॉब्लम दे रहा है सर, इसीलिए दिया था। देखिए ये सिंगल करेक्ट है, सिंगल करेक्ट ऑप्शन है ना, तो अनबायस वाला करेक्ट ऑप्शन है इसमें इसीलिए सफिशिएंट यहाँ एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहाँ देखना पड़ेगा क्या और हो सकता है, कुछ और तरीके से सर इसी पीडीएफ का और एक क्वेश्चन मैंने भेजा है, उसमें थोड़ा देखिए, उसमें पावर वगैरह कुछ निकालने के लिए बोला गया है। इसी पीडीएफ से डिनोमिनेटर लीडिंग टर्म नहीं है, डिनोमिनेटर लीडिंग टर्म नहीं है, तो वैल्यू को डिक्रीज कर सकते हैं। लार्ज पे ना, लार्ज थीटा पे होगा वो लार्ज पे होगा तो हाँ वो आपने बताया था ना जब ये एल्डेस्टेशन एंड क्रिटिकल डेफिनेशन वाला से कर सकते। ठीक है, ऐसे सोच सकते हो तुम जो कह रहे हैं। यहाँ पे अगर मान लो xi को अगर हम इग्नोर करें अभी तो xi को इग्नोर करोगे तो कहीं थीटा की पावर n बनाएगी, और यहाँ थीटा की पावर 2n है तो डिनोमिनेटर में थीटा की पावर n होगा, तो थीटा के रेस्पेक्ट में क्या डिक्रीजिंग है? हाँ डिक्रीजिंग है, तो फिर x ऑफ n हो जाएगा फिर तो। नहीं नहीं, लेकिन उसके बाद फिर भी क्योंकि xi का भी तो रोल रहेगा ना, यहाँ xi को हमने इग्नोर किया था ऐसा है, लेकिन xi का भी रोल रहेगा। वैसे तो ठीक है, मतलब बट सर वही है ना कि xi नहीं हटा सकते ना, xi को हटा नहीं सकते तो x बहुत सिग्निफिकेंट। हालांकि इस क्वेश्चन में बस तुमसे है ना, मेनली वो एक्सपेक्ट कर रहा है आप अनबायस्ड है, सफिशिएंट है, ये कर रहा है ना। सर इसमें वो ऐसे थोड़ा लगा सकते हैं सर, जब थीटा से डिवाइड करें तो x बाय थीटा आ जाएगा, g थीटा बाय थीटा बन जाएगा ना। हाँ ये तो बन जाएगा, इसकी बात करो, यहाँ तो ठीक है, तो सिंपल तुम्हारा उसमें आ जाएगा, लेकिन फिर उसका कैसे निकाल? नहीं ये जो डायरेक्ट पीरियड दे रखा है इसमें हम डिवाइड कर दें थीटा स्क्वायर का, तो x बाय थीटा स्क्वायर फिर नेवर पेयरसन वो लगा दो, सॉरी एक्सप्रेशन हम लगाएंगे तो ये थीटा उसमें टर्म में आ जाएगा सर। अब क्या आ जाएगा? जैसे 2 टाइम 1/थीटा माइनस x/थीटा, फिर अब इसमें फैक्टराइजेशन थ्योरम लगा। हाँ लगाओ, क्या होगा? तो वही तो किया, यहाँ भी वही करोगे तो क्या दिक्कत आएगा? यहाँ से वही आएगा, तो अगर यहाँ लगाओगे इसको डिवाइड कर दो तो ये 1 माइनस आ जाएगा, लेकिन तो 1/थीटा माइनस दिस, लेकिन उससे क्या मिलेगा? प्रोडक्ट को ओपन नहीं कर सकते ना, क्योंकि यहाँ भी थीटा है, यहाँ थीटा स्क्वायर है, तो वैसे डायरेक्ट नहीं पता चलेगा इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है थीटा के रिस्पेक्ट में। तुम जो कह रहे हो उसके हिसाब से यहाँ ये चेंज हो जाएगा, क्या दिक्कत आएगा? यहाँ पे आ जाएगा कि 2 टाइम 1/थीटा माइनस x/थीटा स्क्वायर, यही तो आ जाएगा। सर मैं समझ रहा
था कि ये जो प्रोडक्ट है वो अंदर चला जाएगा इस वजह से। है ना, तो ये आ जाएगा यहाँ पे। तो अब इसको प्रोडक्ट को कैसे करोगे, 2 बाहर गया 2 की पावर n हो जाएगा, और यहाँ पे 1/θ बाहर करोगे, ये है। लेकिन ये xi प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ना, xi है यहाँ पे, उसका प्रॉब्लम है, और xi सैंपल का पॉइंट है, तो प्रॉब्लम है। तो एनीवे इस क्वेश्चन में, हालांकि क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं है ना, एग्जाम में सिंपली आपको देखना है कौन सा ट्रू हो सकता है। तो पहले आप अनबैस चेक कर लो, अनबैस वाला ही करेक्ट आ गया तो ये हो गया। दूसरा आपने क्या भेजा है इसमें तो अच्छा, तो इसमें सिंपल है ना, xt जो है आपके पास NT1 NT2 टू इंडिपेंडेंट पॉइजन प्रोसेस है, और MT है आपका मैक्सिमम ऑफ NT1 NT2, और XT है मैक्सिमम ऑफ दिस डिफरेंस। तो देखो इनमें से कोई भी XT की वैल्यू नेगेटिव तो नहीं होगी ना, तो यहाँ पे जब इंक्रीज डिक्रीज होता रहेगा मिनिमम 0 रहेगी। सर ये जो MT1 है इसका मतलब, और MT2 ये क्या ऐसा हो रहा है कि टाइम 1 में 0 से 1? नहीं, वो बस लेबलिंग किया हुआ है, बोथ आर NT, जैसे बोथ आर NT। अब दो अलग अलग पॉइजन प्रोसेस है, तो कैसे आप किसी को बताएंगे, तो वो लेबलिंग कर दिया कि एक N1 है और एक N2 है, बस बताने के लिए कि दिस इज वन पॉइजन प्रोसेस, दिस इज अदर पॉइजन प्रोसेस, ये चीज है। और यहाँ जो XT लिखा हुआ है ना, ये मैक्स ऑफ N1T माइनस N2T है ना, ये है कॉमा 0। तो सपोर्ट तो इसका भी 0 1 2 रहेगा, लेकिन ये है कि बीच में क्या होगा, कई बार है ना डिफरेंस है, तो जैसे 0 अराइवल 1 2 3 ऐसे चल रहा है, तो किसी टाइम पे इसकी वैल्यू ज्यादा, किसी की वैल्यू ज्यादा, तो ये वैल्यू कभी ऐसा नहीं होगा t के रेस्पेक्ट में हमेशा इंक्रीज ही करेगी। NT क्या होता है, NT हमेशा इंक्रीजिंग है ना। NT क्या होता है कि नंबर ऑफ अराइवल्स इन टाइम 0 to t है ना, ये है। यहाँ डिफरेंस है इसका, तो वैल्यू बढ़ती रही घटती, बढ़ेगी घटेगी, तो इसीलिए ये बर्थ डेथ प्रोसेस है। बर्थ डेथ में क्या होता है कि बर्थ हुआ मतलब अराइवल, डेथ मतलब डिपार्चर, तो ऐसे चलता रहेगा। तो डिफरेंस की वजह से क्या होगा, इसकी वैल्यू हमेशा इंक्रीज नहीं करेगी है ना, कभी इंक्रीज करेगी, कभी अगर टी की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो डिफरेंट टी के लिए कभी ये ज्यादा होगा, कभी ये ज्यादा होगा, इस तरह से। तो XT की वैल्यू कभी बढ़ेगी कभी घटेगी, इस तरह से मिनिमम 0 रहेगी। तो इसलिए XT जो है वो बर्थ डेथ प्रोसेस है, बिकॉज अराइवल डिपार्चर होता रहेगा ड्यू टू डिफरेंस। ठीक है, बाकी लोग आउट पे आते हैं, किसका रह गया, तो उधर यहाँ तक थे अभी। हरिओम अच्छा सॉल्व करके भेजा है, ठीक है। अब अच्छा आपने दूसरा भेजा हुआ, इसके आगे सेम PDF है, क्या पूछ रहा है ये देखिए। तो ये टेस्टिंग है सिंपल वर्सेस सिंपल का, तो आपको रिजेक्शन रीजन दे रखा है। हाँ, तो क्या इसमें दिक्कत क्या आ रही है कि अल्फा आई को दिक्कत नहीं है, कर लूंगा, लेकिन मैं वही पूछना चाहता था कि इसमें पहले तो इन्हें तो मतलब मैक्सिमम ऑर्डर का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लेंगे, वही करना है ना। तो मैं वही सेम था इसीलिए भेजा था। हाँ ठीक है, और सिंपल प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे आप, उसका डिस्ट्रीब्यूशन निकाल के प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए क्रिटिकल रीजन का, है ना। आई थिंक H0 व्हेन H0 इज ट्रू। हाँ सर, और एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है वो जो आपने किया था ना, जो स्पीयरमैन स्टैटिस्टिक्स, हाँ उसका कोई वेरिएंस एस्टिमेशन निकालने का कोई एग्जैक्ट फार्मूला है या नहीं, डायरेक्ट स्पीयरमैन रैंक का ना, तो वो तो एक्चुअली क्या करता है कि जो xi और yi का रैंक है, तो रैंक के बीच कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकलवाता है ना। तो जो गेट के स्पेशली सिलेबस में था उसका वही था कि बीच का कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या है। मीन वेरिएंस का उसका कोई फॉर्मूला है नहीं है, देखना पड़ेगा कैसे फाइंड करते हैं, तो डायरेक्ट तो कोई फॉर्मूला अभी तक याद नहीं है। हाँ सर, मैंने एक प्रॉब्लम भेजा अभी, थोड़ा देखिए ना उसमें, देख के समझा दीजिए तो नो प्रॉब्लम। इसमें क्या बोला है कि ये आपके पास बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन है,
और स्पीयरमैन्स स्टैटिस्टिक्स फॉर टेस्टिंग इंडिपेंडेंस बिटवीन x एंड y बी डिनोटेड बाई t। तो t इसका मतलब टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है। ठीक है, तो पूछ क्या रहा है ये, देन विच द फॉलोइंग इज ट्रू। तो यहाँ पे t बराबर 12 समेशन आर आई एस आई अपॉन एन अपॉन दिस माइनस दिस, ये होगा। तो ये तो बस ये पूछ रहा ना आपसे कि सर यही तो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स हो जाएगा ना, तो जो दिया है पहला तीन ही सही दिया हुआ है, पहला तीन ही सही है, जो ऑप्शन है सभी सही है। तो मैं पूछना चाहता इसका ये जो फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है टी का, तो याद रखना पड़ेगा, कोई ट्रिक वगैरह कुछ है? हाँ, तो यहाँ पे तो स्पीयरमैन्स स्टैटिस्टिक्स में आपको देखना पड़ेगा क्या है। हम लोग जो वहाँ पे देख रहे थे जो नॉन पैरामीट्रिक में था, वहाँ पे क्या था, तो जो गेट का स्पेशल सिलेबस मैंने कवर किया है, तो वहाँ पे सिंपली हमें उसकी वैल्यू आई थी कैलकुलेट करनी थी। उसमें इस तरह क्वेश्चन गेट में तो नहीं है, टेस्टिंग इसमें बेस्ड, बट ठीक है, इसका फॉर्मूला मैं चेक करता हूँ क्या है। तो गेट में क्या है, स्पीयरमैन क्या है, रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट पूछता है ना वो, तो और ये तो टेस्ट हो सकता है वो दूसरा हो जो वहाँ पे है, जो नॉन पैरामीट्रिक, ये दूसरा हो कि स्पीयरमैन टेस्ट स्टैटिस्टिक्स क्या है, तो उसका अलग होगा। ये आर आई क्या है, एक मिनट, आर आई जो है रैंक ऑफ एक्साइज है, हाँ ठीक है, एस आई जो है रैंक ऑफ वाई आई है। ओके, तो स्टैटिस्टिक, तो इसका फॉर्मूला क्या है, तो पहला फॉर्मूला दे ही रखा है, आपको याद रखना पड़ेगा, यही है ना। तो वहाँ पे हम लोग जैसे इसका कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालते थे, वहाँ सिर्फ कोरिलेशन कोएफिशिएंट है गेट में। वो जो फॉर्मूला है वो मुझे याद रखना पड़ेगा। हाँ, ये टी का जो है ना, ये टी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और उसके बाद फिर इसका मीन 0 आएगा जब, है ना, वो एक्स वाई इंडिपेंडेंट है इस तरह से। हाँ, और ये सही है, लेकिन मैं वही पूछना चाहता था ये याद रखना पड़ेगा, हाँ, क्योंकि ऐसे कैलकुलेट मैथड नहीं कर, क्योंकि ये तो सिंपल थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है कि आपको याद है कि नहीं, तो उसी के बेस्ड करना पड़ेगा। ठीक है, अभी देखते हैं और लोगों के क्वेश्चन, और किसी का क्वेश्चन रह गया है, कौन कौन लोग हैं? हाँ भाई साहिल, तुम्हारा एक तो ये आपने टाइम में बताया था, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कौन सा, जो आपने टाइम में बताया था ना, वो ट्रेस लेके थोड़ा सा बता दो। एक्स वाई माइनस वाई एक्स, ये था ना, इज इक्वल टू आई। तो ऐसा कोई मैट्रिक्स एक्स वाई होगा क्या जहाँ पे एक्स वाई माइनस वाई एक्स आई हो जाए? सर हाँ, ऐसा बन तो नहीं रहा। मैं बोला हूँ दोनों तरफ ट्रेस अप्लाई कर दो, तो अगर ये ट्रू होगा तो ट्रेस ऑफ एक्स वाई माइनस वाई एक्स बराबर ट्रेस ऑफ आई। आई का ट्रेस कितना आएगा जी, अगर एन क्रॉस एन का है मान लो, ये एन हो गया, और तो 0 बराबर एन का भी हो सकता है क्या? So this is contradiction to the fact, मतलब ये ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो ऐसा कोई मैट्रिक्स एक्स वाई एग्जिस्ट करेगा ही नहीं जहाँ पे एक्स वाई माइनस वाई एक्स आई हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता ये, क्योंकि ट्रेस लीनियर ऑपरेटर है। हाँ, तो ट्रेस ऑफ एक्स वाई माइनस ट्रेस ऑफ वाई एक्स, और ट्रेस ऑफ एक्स वाई इक्वल होता है ट्रेस ऑफ वाई एक्स के, तो ये 0 हो गया, और इधर एन आएगा, तो इक्वल हो ही नहीं सकता कभी। इसकी प्रॉपर्टी सर ये वाला और देखो जो भी भेजा, इसमें एक आइगन वैल्यू दे रखी है बस। किसमें? अच्छा ये दोनों भेजे हैं, हाँ। P कोई 4x4 की मैट्रिक्स है, और फ्रॉम द क्या है, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स एंड 2 अरे भाई, तो कॉम्प्लेक्स रूट हमेशा पेयर में आता है, तो पता ही होगा। वो तो ठीक है सर, 2 तो मिल गए। हाँ, फिर तो कोई बात नहीं, उसका स्क्वायरिंग कर दो, 4x4 है, एग्जाम में का ये रूट है, तो यहां से मतलब लैम्डा 1 आ गया, रूट अंडर 2 प्लस आई, लैम्डा 2 आ गया, रूट अंडर 2 माइनस आई। तो यहां से इक्वेशन क्या बनेगी,
तो तुमसे पूछूं यहाँ से क्या बनेगी? सर वैसे बना सकते हैं मतलब कि x माइनस ये फिर x माइनस लैम्डा 2 और बाकी तो हमें अननोन मानने पड़ेंगे x माइनस बीटा तो इसको सॉल्व करो, कितना आएगा ये सिंप्लीफाई करके? तो तुम ये भी कर सकते हो, ये जो चार इक्वेशंस है ना, इन चारों इक्वेशन में ये दोनों रूट किसके आएंगे? हाँ वो तो डिवाइड करेगा ना वो दोनों रूट में। हाँ, तो जो ऑप्शंस हैं आप ऑप्शन से भी देख सकते हो, ऑप्शन में इक्वेशंस दे रखी है ना, तो जो इक्वेशन है कौन से इक्वेशन है जिसके पास ये दोनों रूट होगा, तो वो भी देख सकते हो। इसी का कंजुगेट हो जाएगा। हाँ इसमें इरेशनल है ना, तो चार भी वही होंगे। हाँ माइनस रूट 2 प्लस आई माइनस ये होगा। मतलब यहाँ पे है कि ओके ये आ जाएगा 2 नहीं से रूट 2 होगा रूट 2। अच्छा हाँ रूट 2, हाँ यस रूट 2, तो ये आ जाएगा। रेशनल की वजह से हो रहा है सर। हाँ कोएफिशिएंट इसका रेशनल है इसीलिए। अगर वो रैशनल नहीं होता तो इसको ऐसे सोच सकते थे कि इसके पास कॉम्प्लेक्स चार ऑप्शन दिए हैं, उसमें पहला और चौथे वाले में कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। अच्छा हाँ, बचे दो। क्योंकि पी स्क्वायर को तुम मान लो एक नया नाम, तो क्वाड्रेटिक ऐसी बन जाएगी ना, क्वाड्रेटिक इन पी स्क्वायर है चारों। तो फिर बचे दो, और उस वाले को जो इससे एक इक्वेशन बनेगी उससे डिवाइड करके चेक करना होगा। हाँ तो वही देख रहे हैं किसमें रूट्स। अरे चारों ऑप्शन क्या है, क्वाड्रेटिक है इन पी स्क्वायर की जगह टी रख दो, तो चारों ऑप्शन क्वाड्रेटिक है। उसको सॉल्व करो, इजीली रूट्स मिल जाएंगे आपको। देखो किसमें ये रूट्स मिलेगा, तो वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है सर। अब किसी से क्वेश्चंस रह गए अभी? जो शुरू में लोगों ने भेजे थे, देखो शुरू में किसे से, तो नवीन, दूसरा क्वेश्चन क्या था आपका ये? इसमें x1 x2 xn जो है इंडिपेंडेंट IID रैंडम वेरिएबल है जिसका PDF है 1/x², देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज फाइनाइट एक्सपेक्टेशंस। तो आई थिंक हर ऑप्शन में मीन निकाल के देखना पड़ेगा, और इजी है ये ना। इसमें ये है कि 1/x, जैसे मान लो अगर आप तो क्या दिक्कत इसमें क्या आ रहा है? तो सिंपली हर ऑप्शन का मीन निकाल के देखना है और ट्रांसफॉर्मेशन कर लो इसमें। मतलब 1/x को आप सिंपली, मतलब बीटा जो बीटा इंटीग्रल है उसकी प्रॉपर्टी इसमें यूज हो जाएगी कि बीटा इंटीग्रल फाइनाइट कब होती है। तो इंटीग्रल निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऐसे ही देख सकते हो कि बीटा इंटीग्रल वैल्यू फाइनाइट कब होती है और इनफाइनाइट कब होती है, उससे आ जाएगी। और कौन रह गया इसका? क्या इसमें ये रेगुलर PYQ लोग अटेंड, ये सब PYQ क्वेश्चन है। अरे भाई अभी 2021 नवीन है, 2021 का हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, तो आप उसके वीडियोस देखो ना जाके, और फिर भी उसमें रह गया तो पूछो आप। ये है क्योंकि हमने 2023, 2022, 21, 20 इन चारों जैम के पेपर का एक एक क्वेश्चन क्लास में डिस्कस किया। एटलीस्ट वो क्वेश्चन जो आपके डाउट थे वो तो डिस्कस किया ही हमने, तो उसमें फिर भी बचता है तो आप पूछो। हाँ जी नेहा, देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या है? तो अभी मैं स्टॉप करूंगा इसको, थोड़े एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर हम लोग मॉक टेस्ट 11 का सॉल्यूशन डिस्कशन देखेंगे आज। तो इसमें क्या है कि जो 33 नंबर क्वेश्चन है इनका कि x कोई रैंडम वेरिएबल है जिसका पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके, तो ये जैम के सिलेबस के बाहर का है। देखो x जो है पॉइसन लैम्डा है और बोल रहा है कि द पैरामीटर स्पेस हैज 3 एलिमेंट। तो लैम्डा की जो पॉसिबल वैल्यू है वो है 3, 4 एंड k। ठीक है, देन टू टेस्ट द नल हाइपोथेसिस h0 जो कि है लैम्डा इज इक्वल टू 3 अगेंस्ट h1 जो कि है लैम्डा नॉट इक्वल टू 3। दिस इज यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट, और बोल रहा है दिस इज यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट। तो देखो हमने एक्चुअली जो एक्सपोनेंशियल ये जो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है
ये एक्सपोनेंशियल फैमिली का मेंबर है और इसका जो लाइक्लीहुड रेशियो होता है वो मोनोटोनिक होता है। तो ये एक्चुअली गेट के कॉन्सेप्ट में जैम में नहीं है ये। तो वहां पे क्या होता है कि ये हालांकि ये यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल हो भी नहीं सकता, तो इसको यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल होने के लिए ये ऐसा होगा कि लैम्डा इज इक्वल टू 3 वर्सेस यहाँ क्या होना पड़ेगा, लैम्डा मोर देन 3। सो दिस इज यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल, दिस इज यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट। और ये पूछा है कि k क्या होगा, तो इसीलिए जो k की वैल्यू है ना इस 3 से ज्यादा होना पड़ेगा। सो k इज मोर देन 3। तो ये कहता है कि ये यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट। तो पूछा इसमें ये है ना कि देन मोस्ट पावरफुल टेस्ट एग्जिस्ट कब करेगी, फॉर एनी सैंपल साइज। सो ये तभी एग्जिस्ट करेगी जब ये k की वैल्यू 3 से ज्यादा होगी। मतलब ये यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल है। और दूसरा इसका कैटेगरी है लैम्डा इज इक्वल टू 3 वर्सेस h1 है लैम्डा लेस देन 3। दिस इज यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट। ये दोनों सेपरेटली है और इसका क्रिटिकल रीजन अलग है, इसका क्रिटिकल रीजन अलग है। स्पेशली ये एक्चुअली तो यहाँ पे बोलना पैरामीटर स्पेस में 3 ही एलिमेंट है, 3, 4 एंड डैश। तो दिस k हैज टू बी मोर देन 3। अगर k जो है k हैज टू बी मोर देन 3, अगर k 3 से कम हुआ तो यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट होगा ही नहीं, क्योंकि ये अकेला यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट है और ये अकेला यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट है। इसका क्रिटिकल रीजन अलग है, इसका अलग है। तो दिस इज नॉट यूएमपी एक्चुअली। तो वो होने के लिए जरूरी है कि सारे जो हमारे पास पैरामीटर स्पेस में एलिमेंट है वो 3 से ज्यादा हो, या ऑल एलिमेंट्स इन द पैरामीटर स्पेस हैज टू बी लेस देन 3। या तो ऐसा होता k 2 3 देन k हैज टू बी लेस देन 3। ये चीज है यहाँ पे, क्योंकि 4 है मोर देन 3 तो k हैज टू बी मोर देन 3। तो ये मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो कॉन्सेप्ट पे है जो कि जैम में नहीं है। ठीक है, तो अभी आज ही स्टॉप करता हूं। जिनका क्वेश्चन रह गया आप नेक्स्ट क्लास में पूछिए, ठीक है। तो कल भी 6 to 7 डाउट क्लास होगी, तो डेली अभी चल रही है 7 दिन, कोई दिक्कत नहीं है। तो जिनका आज डाउट रह गया कल 6 to 7 में पूछिए। तो अभी हम 7 to 9 में मॉक टेस्ट 11 जो है उसका डाउट डिस्कस करेंगे। जिन लोगों ने अटेम्प्ट किया ऑलरेडी तो वो डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो मैं दूसरा लिंक भेजता हूँ। थैंक यू अभी के लिए।